हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोटेक से स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर हम जो है एसएमसी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्वर लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसका जो है पार्ट 1 आपको पता है कि सोल्व करके इस वीडियो जो है पार्ट 1 जो है इसका आपका बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर जो है अपलोड हो चुका है। ठीक है, और आज जो है एसएमसी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर सोल्व जो है आज पार्ट 2 हम कराने जा रहे हैं, जो आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पर डलेगा। ठीक है, इस पे डलने के बाद जो है आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त मिलेगा, आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, या तो किस चैनल से ले सकते हैं, या ऐसे बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल से मिलेगा या लैब टेक्नीशियन चैनल पर मिलेगा, या आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में कहाँ तक करवा दिए थे, 32 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपका जो है हो गया था। ठीक है, कहाँ तक, तो 32 नंबर क्वेश्चन तक। आज जो है हम लोग 33 से स्टार्ट करेंगे। तो 33 में क्या बोला गया है कि नॉर्मल प्रोटीन इन सेरम, सेरम में जो है नॉर्मल प्रोटीन का लेवल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 to 6, ऑप्शन नंबर बी 6 to 8.3, ऑप्शन नंबर सी 15 to 20 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर डी टोटल जो है आपका 3 to 5 ग्राम पर डीएल। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, इसका नॉर्मल रेंज हो जाएगा आपका 6 to 8.3। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज कितना हो जाएगा 6 to 8.3 जो होता है इसका नॉर्मल रेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो है हम लोग किस मेथड से करते हैं, टोटल सीरम टोटल प्रोटीन का जो एस्टिमेशन है किस मेथड से करते हैं, तो आपको ये बता दें कि कितने मेथड से करते हैं। एक तो हो गया बायूरेट मेथड, ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका रेन होल्ड मेथड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रेन होल्ड मेथड है। ठीक है, और तीसरा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा करते हैं, फिलिप्स एट एल मेथड। ठीक है, कौन सा है, फिलिप्स एट एल मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोटीन का एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल भी होता है, तो प्रिंसिपल में उतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें से एक और मेन चीज़ होता है कि सेरम टोटल प्रोटीन जो है किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में जो है घटता है। ये कहीं कहीं अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो सेरम टोटल प्रोटीन जो इंक्रीज होता है तो किस कंडीशन में होता है, ये होता है आपका डिहाइड्रेशन में, माइलोमा पेशेंट में। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन यदि किसी पेशेंट को होता है उस कंडीशन में क्या होता है, आपका टोटल प्रोटीन जो होता है इंक्रीज होता है। और टोटल प्रोटीन जो है डिक्रीज कब होता है, जो डिक्रीज जो होता है आपका किस कंडीशन में होता है, ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है टोटल प्रोटीन। इसका होता है रेनल डिजीज, जो इसको किडनी की बीमारी है उसको क्या होता है, टोटल प्रोटीन जो है डिक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, हेपेटिक इनसफिशियंसी में क्या होता है, इसका लिवर डिजीज जो होता है, हेपेटिक इनसफिशियंसी में जो होता है आपका प्रोटीन लेवल कम हो जाता है। और दूसरा है मेलन्यूट्रिशन में भी कम हो जाता है, मेलिग्नेंसी में भी क्या होता है, टोटल प्रोटीन कम हो जाता है। इटी से और भी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें टोटल प्रोटीन जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि सीएसएफ का जो है क्या पूछा गया, नॉर्मल प्रोटीन सीएसएफ, नॉर्मल जो प्रोटीन सीएसएफ होता है कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 8 to 7 mg पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी 15 to 45 ग्राम mg पर डीएल, ऑप्शन नंबर सी 15 to 45 ग्राम पर डीएल। ठीक है, और नेक्स्ट के ऑप्शन नंबर डी में 10 to 12
ग्राम पर डीएल। देखिए यहाँ पे mg पर डीएल है और यहाँ पे क्या है, ग्राम पर डीएल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 to 45 mg पर डीएल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका CSF में जो है प्रोटीन का जो यूनिट होता है mg पर डीएल होता है, और ब्लड में हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राम पर डीएल में रिपोर्ट छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो CSF में जो टोटल प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, टोटल में से आपका 50 to 70% के आसपास जो होता है एल्बुमिन होता है। कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है। कितना, 50 to 70% होता है। ठीक है, और जो ग्लोबुलिन है वो कितना होता है आपका, तो उसका जो होता है मात्र 30 से लेकर के 50% तक जो होता है आपका ग्लोबुलिन होता है। किसमें, तो CSF प्रोटीन में। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ से जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSF से। तो एक होता है ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज पूछता है, जो क्या वो 40 से लेकर के 80 mg पर डीएल होता है। ठीक है, और कोलेराइड के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें से जो और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है CSF से। तो ये क्वेश्चन और है, क्या है उस क्वेश्चन, क्या है कि सेल में जो CSF में जो है नॉर्मल सेल कौन सा प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। लिम्फोसाइट होता है। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है ये नॉर्मल सेल। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। तो इसका भी क्या एक नॉर्मल रेंज होता है। तो इस लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। इसका जो होता है 0 से लेकर के 8 के बीच में होता है। कितना, 0 से 8 CU, ठीक है, पर mm होता है। कितना होता है, 0 to 8 पर CU mm होता है इसका नॉर्मल रेंज। ठीक है, इस और न्यूट्रोफिल जो होता है प्रेजेंट नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। ये जो है न्यूट्रोफिल जो होता है आपको एबनॉर्मल कंडीशन में ही आपको CSF के अंदर देखने को मिलेगा। क्या, न्यूट्रोफिल कहाँ पे, CSF में एबनॉर्मल कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो CSF में प्रोटीन टेस्ट जो करते हैं तो उसका नाम क्या है। मोस्ट कॉमनली जो नाम है उसका पांडे रिएंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं प्रोटीन का, इसको बोलते हैं हम, इसीलिए उसको बोला जाता है पांडे टेस्ट। और किस कंडीशन में लिम्फोसाइट बढ़ता है, न्यूट्रोफिल का बढ़ता है। तो ये बहुत ही डिटेल्स की बात हो जाएगी, बस आपको समझने की जरूरत है कि कब बढ़ता है कब घटता है, ये आपको डिटेल्स जो है बाद में बताएंगे। जैसे कि आपका ज़्यादातर लिम्फोसाइट क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में आपका लिम्फोसाइट बढ़ता है, और जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है। ये मोस्ट कॉमनली जो होता है, ये याद रखिए। ठीक है, डिटेल्स में जाने के लिए तो फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है आज इसको पार्ट 2 में पूरा का पूरा जो भी है कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेनिंजाइटिस कैन बी एग्जामिन्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ। बोला गया है कि मेनिंजाइटिस कैन बी डायग्नोस्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ। किसको डायग्नोस करके हम लोग किसको एग्जामिनेशन करके डायग्नोस करते हैं, यूरिन का, सीमेन का, पुलर फ्लूइड और CSF। तो हम लोग किसका करते हैं, तो अभी बता दें, ये इसमें जो करते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं, मेनिंजाइटिस को, मेनिंजाइटिस का जो है प्रिपरेशन, मेनिंजाइटिस हम लोग कैसे डिटेक्शन करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस जो है हम लोग, इसका पूरा नाम होता है नेजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे इसको डिटेक्शन करेंगे, ये भी आपको हम किसी एक वीडियो में पूरा प्रोसीड्योर के साथ आपको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप CSF कलेक्शन करते हैं, तो यदि आपको मेनिंजाइटिस नेजेरिया मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस करने के लिए आप लोग यदि आप कलेक्शन करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उस सैंपल को आप कभी भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है मोस्ट कॉमनली ये जो पैथोजन होता है आपका कोल्ड में डेड हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए आप जब भी CSF का सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो आप जो है उसको, यदि आप डायग्नोसिस करने के लिए, यदि आप मेनिंजाइटिस डायग्नोसिस करने के लिए आप यदि इसको कलेक्शन किए हैं, तो उस सैंपल को आप
कभी भी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में आप नहीं रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बताया गया है कि विच इज नॉट टेक्निक टू मेजर द ब्लड शुगर लेवल। इसमें से ऐसा कौन सा टेक्निक है जो हम लोग शुगर को डिटेक्शन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइज्ड परऑक्सीडाइज्ड मेथड, दूसरा क्या है, सी क्या है फॉल इन वी मेथड, ठीक है, डी क्या है अनस्ट्रीप मेथड। तो इसमें से जो ऑप्शन हमको दिख रहा है मेरे हिसाब से एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनस्ट्रीप मेथड माने क्या होता है, जो हम लोग स्ट्रिप से नहीं करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं नहीं करते हैं, स्ट्रिप से भी करते हैं, और बिना स्ट्रिप से जो करते हैं वो तो हो गया आपका ऑक्सीडाइज मेथड, फॉल इन वी मेथड, ठीक है। और एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये जो है ये किसी मेथड का नाम नहीं है, ठीक है, ये एक टेस्ट का नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से, यदि आप लोगों को नहीं लगे कि सर ये गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछा गया कि व्हिच इज नॉट द टेक्निक टू मेजर द ब्लड शुगर लेवल। इसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो जिसके द्वारा हम लोग नहीं करते हैं, शुगर लेवल को डिटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 36। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 140 मिलीग्राम और लेस देन 200 मिलीग्राम, लेस देन 140 ग्राम्स, ठीक है, और लेस देन 60। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेल हो जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर डेल नहीं दिया है, डेसीलीटर, तो एमजी ही है, तो एमजी कोई दिक्कत नहीं है, तो जो इसमें दिया है वही ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 कि सेरम क्रिएटिनिन लेवल इज मेजर्ड ऑफ विच ऑर्गन फंक्शन। हम लोग जो सेरम क्रिएटिनिन लेवल जो मेजर करते हैं किस ऑर्गन का फंक्शन चेक करने के लिए, लीवर, लंग्स, हार्ट या किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी के फंक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बोला गया यहाँ पे कि व्हिच इज नॉट द लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं है, सेरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है हम लोग इससे जो है हम लोग लीवर का फंक्शन चेक नहीं करते। किससे करते हैं, तो एलएफटी में कौन सा आता है, कौन कौन सा टेस्ट आप याद रखिए, 9 टेस्ट आता है। इसमें कौन कौन सा है, सेरम बिलिरुबिन है टोटल, और डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ठीक है, ये होता है। और किसी किसी जगह जो है आपका गामा जीजीटी भी ऐड रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सेपरेट द सेरम फ्रॉम होल ब्लड। बोला गया कि जब हम लोग होल ब्लड कलेक्शन करते हैं क्लॉट वायल में, तो जिसको प्लेन वायल भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग किस मेथड के द्वारा या किस इंस्ट्रूमेंट के यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सीरम को सेपरेट करते हैं। तो क्लोरीमीटर, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप, माइक्रोटोम। तो क्लोरीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। किसका लेते हैं, तो सैंपल का रीडिंग लेते हैं, जो टेस्ट हम लोग रन करते हैं, तो एब्जॉर्बेंस जो होता है उसका रीडिंग लेते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो उसको रीडिंग करने के लिए, रिजल्ट के लिए है, ठीक है, क्लोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे जो क्या करते हैं हम लोग बैक्टीरिया, वायरस या सेल्स को डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यह मैक्रोटोम। मैक्रोटोम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग करते हैं सेक्शन को कटिंग करने के लिए, कि हम लोग क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन कटिंग के लिए मैक्रोटोम का यूज होता है। और नेक्स्ट क्या हो गया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में हम लोग किस लिए करते हैं, यही एक जो मेथड है
जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं, ठीक है। लिक्विड को जो है, लिक्विड पार्ट को यहाँ से हम लोग सेपरेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीरम को हम लोग क्या करते हैं, होल ब्लड से सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है कि इन व्हिच कंडीशन सीरम टीएसएच लेवल इंक्रीज, किस कंडीशन में जो होता है सीरम जो होता है टीएसएच इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्यूजिंग सिंड्रोम, और क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है आपका, टीएसएच लेवल जो होता है इंक्रीज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं होता है, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म क्या हो जाएगा, ये टीएसएच और लेवल जो है इसमें क्या होता है, डाउन होते हैं। T3 और T4 ये इसको इसमें बढ़ता है घटता है, उसके हिसाब से क्या होता है, टर्म जो होता है चूज होता है। जैसे T3 T4 बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि कम हो जाता है तब क्या होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म। ये अल्टरनेट होता है, यदि टीएसएच T3 T4 जो होता है इंक्रीज होगा तो आपको टीएसएच लेवल जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। और यदि आपका T3 T4 लेवल डिक्रीज होता है हमारे ब्लड में, तब क्या होता है, टीएसएच लेवल जो होता है डिग्री इंक्रीज होता है, ठीक है। ये याद रखेगा हमें, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में क्या होता है, टीएसएच लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑर्गन इज सेक्रेटेड इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है किस ऑर्गन के द्वारा सेक्रेट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो है कहाँ से सेक्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लीवर, बी में दिया है स्टोमक, सी में दिया है पैंक्रियाज, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोलोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एक चीज़ बता दें, जैसे कि ऊपर मैं बताया था T3 और टीएसएच के बारे में जो बता रहे थे, तो T3 और T4 जो होता है कहाँ से सेक्रेट होता है, आपका थायराइड ग्लैंड से होता है सेक्रेशन। और एक होता है टीएसएच, जो इसके बारे में बता रहे थे कि T3 T4 जब कमता है तो इंक्रीज होता है। टीएसएच कहाँ से आपका जो होता है सेक्रेशन होता है। तो हमेशा याद रखिए ये कहाँ से होता है, टीएसएच जो सेक्रेशन होता है कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, तो आप हमेशा याद रखें पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 कि व्हिच वन आर पोटेंशियल डायबिटिक, व्हिच वन आर पोटेंशियल डायबिटिक। इसमें बोला गया है कि इसमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोटेंशियल डायबिटिक है या पोटेंशियल डायबिटिक का कारण है, ठीक है। ये आप समझिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, चिल्ड्रेन ऑफ 2 डायबिटिक पेरेंट्स, ठीक है। बी में दिया है सिबलिंग ऑफ डायबिटिक, सी में दिया है नॉन डायबिटिक मेंबर ऑफ पेयर, मोनोजाइटिक डायबिटिक ट्विंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से जो होगा इसका ऑल ऑफ दीज होगा, बट इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन है मेरे को, इसीलिए इसका जो है मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। यदि ऑल ऑफ दीज सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सीरम एल्कालाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज इन व्हिच डिजीज। बोला गया है कि सीरम एल्कालाइन फॉस्फेटेज जो है किस कंडीशन में इंक्रीज होता है, क्या किस डिजीज में होता है ये इंक्रीज होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो किस कंडीशन में, तो ऑप्शन नंबर ए बोला गया है कि ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन जो है विलियम्स ट्यूमर है। ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। और नेक्स्ट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें
ऑस्टियोसार्कोमा कंडीशन में जो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और भी किस किस कंडीशन में एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो होता है आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक में होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस में होता है, ठीक है। और किस में होता है, तो ऑस्टियोब्लास्टिक डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी ऑस्टियोसार्कोमा बोले हैं, तो ये किस रिलेटेड है, ऑस्टियोब्लास्टिक डिजीज के से रिलेटेड है, कौन सा, ऑस्टियोसार्कोमा। और किसमें ये जो होता है इंक्रीज होता है, प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज किस कंडीशन में होता है, ये भी याद रख लीजिए। तो ये जो होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया में जो होता है, ये एक रेयर डिसऑर्डर है, जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, विच आर द इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड फॉर कोविड पेशेंट। बोला गया कोविड पेशेंट के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट जो है सजेशन करते हैं, सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हम लोग क्या करते थे, कोविड-19 पेशेंट को हम लोग सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, डी डाइमर, ये सब डी डाइमर भी हम लोग क्या करते थे शुरू में सजेस्ट करते थे कि डी डाइमर भी किया जाए, ठीक है। और इसके लिए कोविड-19 का जो है वो टेस्ट तो होता है, कोविड-19 पॉजिटिव तो कोविड-19 टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट को हम लोग ब्लड के लिए जो होता है, ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं कि सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन और डी डाइमर टेस्ट जो होता है, ये सब चीज़ें करते थे, ठीक है। किसके लिए, तो कोविड पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सजेस्ट करते थे। इसके बाद क्या है, और भी टेस्ट, अर्लीस्ट मेजरेबल कार्डियल मार्कर इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में दैट मीन्स हार्ट अटैक। बोला गया है कि अर्लीस्ट जो होता है कार्डियल मार्कर जो है, कौन सा ऐसा टेस्ट जो करते हैं किसमें, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में कौन सा ऐसा टेस्ट करते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन या हार्ट अटैक है, जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला गया, मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी एलडीएच है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया, सीकेएमबी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया, सीकेबीवी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मायोग्लोबिन जो होता है आपका अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि है कि नहीं। इसके बाद क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 47, नॉर्मल सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है हमारे शरीर में, तो लेस देन 200 जो होता है आपका हमारे शरीर में जो होता है नॉर्मल रेंज होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंटीबॉडीज में क्या दिया है, और एक चीज़ और बता दें कि जितना भी हिमेटोलॉजी का हो या बायोकेमिस्ट्री का हो नॉर्मल रेंज, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज जो बायोकेमिस्ट्री होगा उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री का जितना भी नॉर्मल रेंज है सारा का सारा दिया हुआ है, और हेमेटोलॉजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे। इसके बाद आता है कि एंटीबॉडीज लाइज ऑन व्हिच सेल, एंटीबॉडी जो होता है किस सेल से जो होता है लाइज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सेल, ऑप्शन नंबर बी टी सेल, ऑप्शन नंबर सी एनके सेल दैट मीन्स नेचुरल किलर सेल, और ऑप्शन नंबर डी मैक्रोफेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टी सेल, ठीक है। से क्या होता है, एंटीबॉडी लाइज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, इन व्हिच डिजीज CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंडीशन में ये होता है, आप याद रखें, निमोनिया, कोविड या कैंडिडियासिस, ऑप्शन नंबर डी एड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है, राइट आंसर है जो इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और हमें इसका फुल फॉर्म का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोगों को इच्छा हो तो, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस कंडीशन में क्या होता है, CD4 सेल जो होता है और टी लिम्फोसाइट काउंट ये दोनों को दोनों क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और CD8 सेल क्या होता है, यहाँ पे CD8 सेल भी होता है, वो जो होता है आपका
इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है कि हाउ मेनी टाइप्स हाइपर सेंसिटिव सिंड्रोम आर सीन, बोला है कितने तरह के हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम जो होता है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स का, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइप्स, ऑप्शन नंबर डी 5 टाइप्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 टाइप का जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम जो है हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है? विच वन इज ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑटो इम्यून डिजीज है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके बाद क्या बोला? किडनी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम HLA इंडिकेट आइडेंटिकल एट ऑल MHC आर नोन एज। ऑप्शन नंबर ए एलोग्राफ्ट, बी ऑटोग्राफ्ट, सी एसोग्राफ्ट, डी जेनोग्राफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एसोग्राफ्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर वी हैव, बोला गया कितने टाइप्स का जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लोग को पास होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5, डी जो होता है डी में क्या दिया? ऑप्शन नंबर डी में 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 टाइप्स का इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो हम पहले ही बता चुके हैं कौन कौन सा होता है और कितने कितने परसेंट कौन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इतना तक भी हम बता दिए थे। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए अभी शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया? इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट, इंपोर्टेंट पैरामीटर कौन सा है सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए? सिंपली इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट आर, बोला गया कि सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके लिए क्या चीज बहुत जरूरी होता है? स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ओनली सिंप्लिसिटी, और ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑप्शन नंबर डी एफिनिटी एंड एविडिटी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो होता है स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो होता है हाई होना चाहिए हम लोगों को सीरोलॉजिकल पैरामीटर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है कि एडवांटेज ऑफ किल वैक्सीन, किल वैक्सीन का एडवांटेज क्या है? सेफ एंड स्टेबल है, एकदम सही। कैन बी गिवन इन कॉम्बिनेशन एज पॉलीवैलेंट वैक्सीन, ये जो एकदम सही बोला है। उसके बाद सी में क्या बोला? नो डेंजर, एकदम सही है क्योंकि किल वैक्सीन को कभी डेंजर नहीं होता है। नो डेंजर ऑफ स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वैक्सीन टू कंटेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 56 कि व्हिच स्टेन यूज टू बैक्टीरिया डिटेक्ट बैक्टीरिया, इसमें बोला है कौन सा ऐसा स्टेन है जिससे हम लोग क्या कहते हैं बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्टेन, बी लिस्मिन स्टेन, ऑप्शन नंबर सी जिम्सा स्टेन, ऑप्शन नंबर डी HE स्टेन। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्राम स्टेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उसको बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो है कौन सा बैक्टीरिया, स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट सब करना पड़ता है, ठीक है। अदर के लिए पर्सनली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया कौन सा नहीं, इसके द्वारा हम बैक्टीरिया कैसे डिटेक्ट करते हैं? ग्राम स्टेन के द्वारा। लिस्मिन स्टेन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन में
पैरासाइट को डिटेक्शन करने के लिए इसको यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं, तो डिफरेंशियल व्हाइट ब्लड सेल को काउंट करने के लिए हम लोग लिस्मन स्टेन को यूज करते हैं। और जिम्सा दोनों को ही हम लोग करते हैं। इसको हम लोग राइट स्टेन भी बोलते हैं, लिस्मन को और जिम्सा को। और एच स्टेन जानते हैं आप लोग कहाँ पे यूज होता है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में इसको यूज करते हैं, जो कि यूसिन जो है साइटोप्लाज्म का स्टेन लेता है, और एच जो होता है एच हेमेटोक्सिलिन जो होता है न्यूक्लियस का स्टेन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया कि जिल नील्सन स्टेन डिटेक्ट, जिल नील्सन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जेडन स्टेन, तो इसके लिए जो है ये किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो निमोनिया, मेनिंगोकोक्काई, स्ट्रेप्टोकोक्काई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच आर द मेथड टू ग्रो मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ कल्चर मीडियम। बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हिच आर द मेथड टू ग्रो मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कल्चर मीडियम। बोला गया कौन सा ऐसा कल्चर मीडियम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं। यूरिएज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, सी में दिया है कैटालाइज टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट ये जो क्वेश्चन मेरे गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया कि व्हिच आर मेथड, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म को इन अ कल्चर मीडियम में। इसमें से एक भी जो है कल्चर मीडियम नहीं है, एक भी मेथड नहीं है। ये तो यूरिएज टेस्ट होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा स्पेशली बैक्टीरिया है कौन सा नहीं। ऑक्सीडेज भी वही है, कैटालाइज भी वही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है कि स्टेफिलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव कोक्का, ग्राम नेगेटिव कोक्का, ग्राम पॉजिटिव बैसिली, ग्राम नेगेटिव बैसिली। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टेफिलोकोकस क्या होता है, यह है ग्राम पॉजिटिव कोक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है। और इससे क्या बोला है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, गैस गैंग्रीन और पैंक्रियाटाइटिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस गैंग्रीन के लिए क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। इसके बाद होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। तो सबका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर जो पूछा जाता है कौन सा पूछा जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी पूछा जाता है। और गैस इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लोस्ट्रीडियम टेटानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी मैंने बताया था पहले भी, और आज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टाइम का अभाव के कारण इसको नहीं बता रहे, ठीक है। इसके बाद है कि 61 में पूछा गया है कि टाइफाइड फीवर कैन बी कॉज बाय, टाइफाइड फीवर किसके द्वारा कॉज करता है, तो क्या है, साल्मोनेला के द्वारा। किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड फीवर जो होता है कॉज होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, वीडियल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, वीडियल टेस्ट जो होता है किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं, तो ये जो करते हैं आपका वीडियल टेस्ट, तो किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए हम लोग वीडियल टेस्ट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63, कॉमा सेप्ट अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बोला है कॉमा सेप्ट का किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलेरा का जो होता है आपका कॉमा सेप्ट का जो होता है, इसका कॉमा सेप्ट होता है कौन, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 64, एक्टिनोमाइस एंड नोकार्डिया, ये दोनों क्या है, ग्राम पॉजिटिव फंगी है या बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, या तो ग्राम नेगेटिव फंगी या तो ग्राम नेगेटिव वायरस है। तो इसका याद रखें, ग्राम पॉजिटिव ये है क्या है, एक्टिनोमाइस, और नोकार्डिया जो है दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, म्यूकोरमैकोसिस इज अ डिसऑर्डर कॉज बाय, म्यूकोरमैकोसिस जो एक डिसऑर्डर है किसके द्वारा कॉज होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या क्लेमिडिया।
अभी कुछ दिन पहले इसका शायद म्यूकोरमैकोसिस का जो है चर्चा में आया था। ये किस तरह के इन्फेक्शन है? यह एक फंगल इन्फेक्शन है। किस तरह का? फंगल इन्फेक्शन है। और इसका पीडीएफ के बारे में बता दूं कि यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका पीडीएफ पाने के लिए इसका पीडीएफ जो है कल शाम तक जो है आपका बीए में कल शाम तक जो है इसका BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे जो है आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है कल सुबह 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा चैनल पे, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको पार्ट 1 जो BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे डाला गया है, वहाँ पे जो है आपका इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको वहाँ पे पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपना तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।